कैसे हैं आप। मैं अतुल सर और आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट्स जो एक इंपॉर्टेंट आपका ग्रामर का टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से। तो हम अब डिटेल में इसको लेकर डिस्कस करेंगे। नॉन फाइनाइट्स क्या होता है, फाइनाइट्स क्या होता है, पहले तो हम डिफरेंस जानेंगे और क्या क्या टॉपिक्स हैं नॉन फाइनाइट्स में, क्या क्या चीजें नॉन फाइनाइट्स में, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, पहला जो आप गौर करेंगे, बॉक्स पर गौर करेंगे और इसमें लिखा है आपको नॉन फाइनाइट्स। अब ये जो नॉन फाइनाइट्स है, आइए समझते हैं फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या है, चूंकि ये जानना जरूरी है। नॉन फाइनाइट्स किसको कहेंगे, फाइनाइट किसको कहेंगे। देखिए पहले तो मैं आप ऐसे समझ लें, जब एक मेन वर्ब, जब किसी मेन वर्ब का एक अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, एक अपना सेपरेट सब्जेक्ट होता है, तो हम उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन जब किसी मेन वर्ब का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना हो तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट कहेंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने सब्जेक्ट एक लिया हो, मेन वर्ब भी एक लिया हो, वो वर्ब क्या हो जाएगी, फाइनाइट। आपने सब्जेक्ट एक लिया हो लेकिन एक से ज्यादा मेन वर्ब लिया हो तो पहली वाली मेन वर्ब जो बनेगी वो फाइनाइट बनेगी और बाद वाली जो मेन वर्ब बनेगी नॉन फाइनाइट बनेगी। आइए हम जरा गौर करते हैं, देखते हैं। तो देखिए पहला जो बेटा सेंटेंस आपका यहां पर लिखा है, आई हैव गिवन हिम मनी। अब देखिए यहां पर वर्ब क्या है बेटा, हैव गिवन। वर्ब क्या है बेटा आपका, हैव गिवन आपका लिखा है और यहां सब्जेक्ट क्या है, आई। कहने का मतलब आपका होता है जब कोई वर्ब अपना सेपरेट सब्जेक्ट रखता है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट रखता है तो हम उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। मतलब ये जो यहां पर लिखा है ये फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल है। अब अगर हम दूसरा वर्ड देखें तो बेटा जो लाइक है ये तो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहां पर लिखा है टू गिव, इसका कोई अपना सेपरेट सब्जेक्ट नहीं। लाइक भी आई के लिए आया है, मतलब आई जो लाइक भी ले रहा है, टू गिव ले रहा है, मतलब वर्ब कितनी हो गई, दो हो गई। तो कहने का मतलब लाइक का तो आई है और इसका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर जो टू गिव हो जाएगा नॉन फाइनाइट आपका हो जाएगा। मतलब यही आपका डिफरेंस है फाइनाइट नॉन फाइनाइट। और सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट एक हो और वर्ब भी एक हो तो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। सब्जेक्ट एक हो, वर्ब एक से ज्यादा हो तो एक के बाद जो वर्ब आएगी, जो सेकंड वर्ब होगी, थर्ड वर्ब होगी, वो आपकी हो जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ड्स। मतलब फिर अनलिमिटेड केस में आपका ये बनता है। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब होता है, इसके टाइप डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में नॉन फाइनाइट्स बना है। तो बेटा नॉन फाइनाइट्स को हम गौर करेंगे, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। नॉन फाइनाइट्स जो वर्ब दिया है इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको होता है इन्फिनेटिव, सेकंड पार्ट आपका है जीरन और थर्ड पार्ट आपको होता है पार्टिसिपल। ये तीनों आपने पढ़े भी होंगे, नाम सुना भी होगा, इन्फिनेटिव, जीरन एंड पार्टिसिपल। अब हम जरा समझेंगे सूक्ष्म अंतर से, इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। और जब हम आपको तीनों टॉपिक डिटेल में बताएंगे तब हम आपको और ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो बेटा इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव होता क्या है, सेंस किसका देता है, हिंदी में ना का। और जो जीरंड होता है वो भी सेंस किसका देता है, ना का। मतलब इन्फिनेटिव में भी सेंस किसका होता है, ना का, और जीरंड में भी किसका सेंस होता है, ना का। अंतर होता है इन्फिनेटिव के साथ टू प्लस वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। इन्फिनेटिव के साथ क्या लेंगे, टू प्लस वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और जीरंड के साथ हम क्या लेंगे, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लेंगे। दोनों का हिंदी में सेंस निकलता है ना, बस यूज में डिफरेंस है। टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो यूज कहलाता है इन्फिनेटिव, और अगर मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज है तो वो यूज क्या कहलाता है, जीरंड। लेकिन ध्यान रखिएगा हिंदी में सेंस क्या निकलना चाहिए, ना का। हिंदी में सेंस क्या निकलना चाहिए, ना का। तो कहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, कहां पर जीरंड का यूज करेंगे, हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद तीसरा जो आपका है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की क्या पहचान है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल तो होता तो आपका तीन प्रकार का है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, इसके बाद परफेक्ट आपका होता है। तो जब हम आपको पार्टिसिपल बताएंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अंडरस्टैंड करने के लिए हम देख लेते हैं मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। और ये जो आईएनजी होता है पार्टिसिपल वाला, ये सेंस किसका देता है, हुए या हुआ का सेंस देता है। अब इन तीनों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला लिखा है टू लीव होम इज डिफिकल्ट, ये जो आपका उदाहरण है किसका है, इन्फिनेटिव का है। लिविंग होम इज डिफिकल्ट, ये जो एग्जाम्पल है किसका है, जीरंड का है। और एक चीज और बेटा ये ध्यान रखेंगे,
कि जो जीरंड आपका होता है वो आपका नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग आप ध्यान रखेंगे, जो जीरंड है नाउन का भी काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी काम करेगा। अगर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है तो एडजेक्टिव बन जाता है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो नाउन बन जाता है। तो ये जो बेटा आपका लिखा है लिविंग होम, लिविंग होम, अब जी होम क्या नाउन बन गया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ओके, तो लिविंग होम जो होता है बड़ा जटिल होता है, तो ये आपका जीरंड है। और ऐसा हर लिविंग होम, अब ये सेंस किसका दे रहा है, हुआ या हुए का। कहने का मतलब मैंने उसको घर छोड़ते हुए देखा था, लीव करते हुए देखा था, तो इसमें हुए का सेंस है, तो ये पार्टिसिपल है। इन दोनों में ना का सेंस है, बस डिफरेंस किसमें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इन्फिनिटिव है, और मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, तो ये आपका क्या है, जीरंड है। अब हम डिस्कस करते हैं इन्फिनिटिव टूल्स के अंतर्गत, आइए रूल्स देखते हैं। तो आइए बेटा अब हम देखेंगे इन्फिनिटिव में आपके रूल्स में देखूंगा इन्फिनिटिव के अंतर्गत कितने आपके रूल्स बनते हैं, किस किस टाइप के रूल्स बनते हैं। तो जो डिफरेंस था इन्फिनिटिव और जीरंड के बीच वो हमने आपको बता दिया। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि किसी में टू प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है और किसी में टू प्लस मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो मैं उसके बारे में भी बता देना चाहूंगा। यदि टू का प्रयोग आप प्रीपोजिशन की तरह करेंगे, चूंकि टू का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होता है, यदि टू का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह आप करेंगे तो उसके बाद जो भी मेन वर्ब होगी हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और यदि टू का प्रयोग आप इंफिनिटिव की तरह करेंगे तो उसके बाद जो भी मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उन शब्दों को लिखा दूंगा जिनके बाद टू प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है। उसके अलावा आप केवल ध्यान रखेंगे जो भी टू के साथ मेन वर्ब जुड़ी होगी आप फर्स्ट फॉर्म हमेशा लेंगे। तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद टू प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लेंगे वो हम आपको डिस्कस कर देंगे। तो हम डिस्कस करते हैं रूल बाय रूल, फ्रॉम वन रूल से देखते हैं। फर्स्ट नंबर रूल लिखा है आपका टू शो पर्पज, जिनको हिंदी में लिखना वो बड़ा हिंदी में लिख लें। अब आपका जो लिखा हुआ आपका इन्फिनिटिव का पहला रूल कि इन्फिनिटिव का प्रयोग उद्देश्य को दर्शाने के लिए करते हैं, मतलब टू का प्रयोग पर्पज को शो करने के लिए करते हैं, उद्देश्य को दर्शाने के लिए करते हैं। यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए टू शो पर्पज, उद्देश्य को दर्शाने के लिए करते हैं। अब जरा देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। शी कम्स हियर फॉर स्टडिंग, वो यहाँ पढ़ने के लिए आती है, और जब पढ़ने के लिए आती है तो बेटा क्या शो कर रहा है, किस लिए आती है, वो पढ़ने के लिए, पर्पज शो किया ना। और पर्पज शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव टू का। तो हम फॉर स्टडिंग नहीं लेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, टू स्टडी का। हम फॉर स्टडिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, टू स्टडी का, चूंकि इन्फिनिटिव का प्रयोग पर्पज के लिए। नेक्स्ट बेटा देखेंगे, आई वेंट देयर फॉर मीटिंग हिम, मैं उससे मिलने के लिए वहां पर गया। तो आप वहां पर किस लिए गए, मिलने के लिए। तो क्या शो कर रहे हैं आप, किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, आप पर्पज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहां पर भी फॉर मीटिंग का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम किसका प्रयोग करेंगे, टू मीट का। ओके, इसके बाद अगला बेटा आपका लिखा है सी केम हियर फॉर सीइंग मी, वो यहां मुझसे, देखिए सी माने देखना भी होता, सी माने मिलना भी होता, वो यहां पर मुझसे मिलने आती थी। तो फॉर सीइंग नहीं होगा बच्चे, टू सी मी। सी केम हियर टू सी मी, वो यहां पर आई, आती थी, मुझसे मिलने आती थी। इसमें भी मतलब, कहने का मतलब यदि पर्पज शो करेगा सेंटेंस में तो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कनेक्ट कराएंगे। ये तीन एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आपको कन्विंस करने का कोशिश किया है, समझाने का प्रयास किया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर सेकेंड। तो बेटा रूल नंबर सेकंड में अगर आप हिंदी में लिखना चाहें लिख लीजिएगा। गौर करेंगे बॉक्स में जो ये रूल का बॉक्स बना हुआ है, क्या बना हुआ है आइए देखते हैं। तो बेटा देखिए मेन वर्ब लिखा हुआ है यहाँ पर, मेन वर्ब, और इसके बाद हमने क्या लिखा, हाउ टू, किसका क्या लिया, हाउ टू, और इसके बाद जो हमने मेन वर्ब ली है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ध्यान रखना यदि किसी मेन वर्ब से, यदि किसी भी मेन वर्ब से मैनर शो हो, क्या शो हो, मैनर, यदि किसी मेन वर्ब से मैनर शो हो तो उस मेन वर्ब के बाद हमेशा हाउ टू का प्रयोग करते हैं, और हाउ टू के बाद जो भी मेन वर्ब आएगी हम उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ज्यादातर जो मेन वर्ब आपके आती है वो बेटा नो का प्रयोग करते हैं, चाहे ऐसे लिख लें, यदि नो शब्द का प्रयोग मैनर की तरह किया जाए तो हमेशा नो के बाद हाउ टू का प्रयोग करते हैं। या तो ये लिख लीजिएगा, यदि किसी भी मेन वर्ब का प्रयोग हम मैनर की तरह करते हैं तो उस मेन वर्ब के बाद हमेशा हाउ टू का प्रयोग करेंगे, और हाउ टू के बाद जो भी मेन वर्ब आएगी उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो बेटा लिखा है आपका, जरा दो एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। लिखा है आई नो स्विमिंग वेल, मुझे तैरना अच्छे से आता है। आई नो स्विमिंग, मैनर बता रहा है, मुझे तैरना आता है, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे चलाना आता है। तो यहां पर बेटा मैनर शो कर रहा है ना,
अगर मैं ये कहूं मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हें जानता हूं तो इसमें मैनर नहीं है, आई नो यू। लेकिन मुझे चलाना आता है, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे काम करना आता है, मैनर शो कर रहा है। तो 2 सेंटेंस एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने दिए हैं। मुझे तैरना अच्छे से आता है, मैनर बता रहे कैसे तैरा जाता है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, हाउ टू स्विम। क्या लेंगे बेटा, इसमें हाउ टू स्विम का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद बेटा आपका लिखा आई नो ड्राइविंग, मुझे चलाना आता है, तो इसमें आप प्रयोग करेंगे आई नो हाउ टू ड्राइव। तो बेटा ये इन्फिनेटिव के अंतर्गत आपका दो रूल थे। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3। तो रूल नंबर बेटा 3 में आइए हम देखते हैं। रूल नंबर 3 में हम गौर करेंगे। देखिए यहां पर कुछ वर्ड्स आपके लिखे हैं, हैड रैदर, हैड बेटर, हैड सूनर, वुड रैदर, वुड बेटर, वुड सूनर। देखिए जो भी वर्ड है, हैड पास्ट परफेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन हैड बेटर एक अपने आप में वर्ड है, हैड रैदर एक अपने आप में वर्ड है, हैड सूनर ये अपने आप में वर्ड है। ध्यान रखना, हैड रैदर, हैड बेटर, हैड सूनर, वुड रैदर, वुड बेटर, वुड सूनर, आपको ध्यान ये रखना है। इनके बाद ये जो टू आपका लिखा है, इनके बाद कभी टू का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब इन शब्दों के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसके बाद जो भी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की हमेशा क्या लेंगे, आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। लिखा यू हैड बेटर टू दिस मेरिटोरियस वर्क। तो देखिए हैड होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते, लेकिन हैड बेटर है तो थर्ड फॉर्म नहीं लेंगे, तो हैड बेटर। तो ध्यान रखेंगे यहां से टू हटा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यू हैड बेटर डू दिस। मेरिटोरियस का मतलब लिखेंगे प्रशंसनीय। एक वर्ड है आपका इंग्लिश का, मेरिटोरियस का मतलब प्रशंसनीय होता है। मेरिट से पकड़ेंगे और सीधी सी बात है, जिसका नाम मेरिट में आ जाता है उसकी प्रशंसा तो होती है। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है यू हैड बेटर डन। बेटर डन नहीं यहां पर होगा, चूंकि हैड बेटर है, यहां पर हम लेंगे डू। यू हैड बेटर डू दिस अपहिल टास्क। और ये जो अपहिल टास्क लिखा है, इसका मतलब साहसिक काम होता है, जटिल काम। अब साहसिक काम का मतलब नहीं, जटिल काम होता है। एक आपका होता है, 2 इडियम्स होते हैं इस प्रकार के। एक आपका होता है अपहिल टास्क होता है। ये जो अपहिल टास्क होता है, ये ध्यान रखेंगे आप जटिल काम के लिए लगाते हैं जब कोई जटिल काम कर रहे हो। और एक होता है हरकुलियन टास्क, वो आपका होता है साहसिक काम। तो बेटा ये आपका था रूल नंबर 3 में जो हमने इसके यूजेस आपके बताए, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 4। नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव में। इसके पहले 3 रूल्स जो पढ़ा चुके हैं, अब इसके बाद हम चौथा रूल्स देखेंगे और इस रूल में गौर करेंगे। देखिए जो मैंने यहां पर चीज बनाई हुई है, आप इस चीज को गौर करेंगे, यहां पर गौर करेंगे, थोड़ा देखेंगे। यहां पर कुछ मैंने मेन वर्ब्स लिखी है, या पहले मैं ऐसे आपको बता दूं कि कुछ ऐसे मेन वर्ब्स जिनका प्रयोग यदि आप एक्टिव वॉइस में करते हैं तो उनके बाद टू नहीं आता है, और जो भी मेन वर्ब होगी हम क्या लेंगे, फर्स्ट फॉर्म लेंगे। कुछ ऐसे मेन वर्ब जिनके बाद ध्यान रखेंगे आपका टू नहीं आता है, और मेन वर्ब की हमेशा कौन फॉर्म लेंगे, फर्स्ट फॉर्म लेंगे। और उसके बाद यदि इन्हीं मेन वर्ब्स का प्रयोग यदि आप पैसिव वॉइस में करते हैं तो जितने भी मेन वर्ब्स हैं इन सभी के बाद टू आएगा। इसका मतलब यही सारी मेन वर्ब्स पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के रूप में होंगी, और टू होगा, और टू के बाद जो भी मेन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक चीज और गौर करना, ये जो मैंने बेटा गोला बनाया, ये क्यों बनाया जरा ये जरा देख लें। आई मीन सो बिड में नहीं है, ये गोला जो बेटा आपका है लेट में है। बिड सॉरी बेटा, बिड से हटा के इसको लेट में करेंगे। ये जो लेट है, लेट एक आपका ऐसा मेन वर्ब्स है जिसका प्रयोग चाहे एक्टिव वॉइस में करें चाहे पैसिव वॉइस में करें, इसके बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ना एक्टिव वॉइस में करते हैं ना पैसिव वॉइस में करते हैं। उसके अलावा जो ये मेक हुआ, नो हुआ, बिड हुआ, ये आपके मेन वर्ब्स हैं। यदि इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में करोगे तो इनके बाद कभी टू नहीं आता है। पैसिव वॉइस में इन सभी के बाद टू का प्रयोग करते हैं, और टू के बाद जो भी मेन वर्ब होगी हम फर्स्ट फॉर्म। अब इसे हम एग्जांपल्स के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा फर्स्ट एग्जांपल, ही मेड मी। अब देखिए जो मेड बेटा यूज है यहां पर क्या है, जो मेड यूज है किस सेंटेंस में, ये आपका जो बेटा लिखा हुआ है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट मतलब एक्टिव वॉइस केस में यूज है, तो हम इसके बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां से टू को हम ओमिट कर देंगे। इसके बाद दूसरा देखेंगे, यहां जो मेड है बेटा पैसिव वॉइस में, चूंकि वाज के साथ यदि आपने थर्ड फॉर्म लिया है तो ये बना के आपका पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में इन शब्दों के बाद टू का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर बच्चे आपको टू लगाना पड़ेगा, मतलब टू का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट टू देखेंगे एग्जाम्पल, लिखा हुआ है आपका सी वाज लेट। हमने आपको बताया है लेट के बाद ना एक्टिव वॉइस में टू लेते हैं, लेट के बाद ना पैसिव वॉइस में टू लेते हैं, बाकी जो भी मेन वर्ब्स हैं उनके बाद एक्टिव वॉइस में टू नहीं आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में उस सभी के बाद टू आएगा। अगला एग्जांपल बेटा लिखा है ही बेड मी। देखिए बिड का ये जो सेकंड फॉर्म है बेड, और थर्ड फॉर्म बिडेन होता है, ये एक्टिव वॉइस में यूज है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो बेटा यहां टू नहीं लेंगे।
ओके। और इसके बाद नो बेटा पैसिव वॉइस में यूज है तो बाय नहीं लेंगे, क्या लेंगे टू। एक चीज और ध्यान रखना, नो के बाद पैसिव वॉइस में टू तब आता है जब जानने का सेंस होता है, जब कोई आपको जानता है, वरना नो के साथ प्रीपोजिशन फॉर का भी प्रयोग करते हैं। मतलब यदि आप किसी चीज के लिए जाने जाते हैं तो वहां फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, यू आर नोन फॉर योर ऑनेस्टी, नो पैसिव वॉइस में फिर भी फॉर लगा। मतलब जब आप किसी चीज के लिए जाने जाएंगे तो नो के साथ पैसिव वॉइस में फॉर, जब कोई आपको जानता है तो फिर नो के बाद पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये आपका जो टॉपिक है ग्रामर का, इन्फिनेटिव का, ये आपका पार्ट फर्स्ट था। अब हम अगले जो डे होगा हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए वेट करें।